तो अब मुद्दा तो यही है कि पत्रकारों की क्या गलती है और क्यों फिर इसको अघोषित आपातकाल न माना जाए, क्योंकि उस दौरान भी ये हुआ था। 75 की जब बात होती है तो बार-बार मोदी साहब भी याद दिलवाते हैं हम सबको कि 75 में इमरजेंसी में क्या-क्या हुआ था। अब जो वो याद दिलवाते हैं तो क्या उनको ये याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं खुद? तो इस पे सबसे पहले मैं राकेश जी के पास जाऊँगा, ठीक है? वो क्योंकि उन्होंने तो आपातकाल के वो दौर भी देखा होगा। तो वो बिल्कुल बखूबी हमको बता पाएँगे कि उस समय में जो पत्रकार वो चला 2.5 साल के आस-पास था, यहाँ लगभग-लगभग 10 साल से चल रहा है और उत्तरोत्तर जो है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगा कि मैं राकेश जी से पूछूँ कि ज़रा बता दें सर कि पत्रकारों की गलती क्या है और इसको अघोषित आपातकाल क्यों न माना जाए? मयूर जी, देखिए, ये एक बड़ी मोटी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही देश में 10 साल से सत्ता में बैठी है, लेकिन उसके पास सत्ता का तजुर्बा नहीं है। वो जो भी सीखती है अपने पूर्ववर्ती सत्ताधारियों से सीखती है, और कांग्रेस ने देश में सबसे लंबा शासन किया है, तो जो भी अच्छा बुरा वो सीख रही है या जिस पर अमल कर रही है, वो सब कांग्रेस से ही सीख रही है। उसका अपना कुछ नहीं है। उससे हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम अगर कुछ अतीत अपना देखते हैं तो उससे उसकी अतीत की गलतियों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि हम लोग उस अतीत की गलतियों को और पैना करके और धारदार बना करके उससे अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने मुखालफत करने वाले लोगों को घायल करने की कोशिश करते हैं, और भारत में ये 2014 से लगातार हो रहा है। मैं लगातार उन दिनों की आपने बात की, उन दिनों भी निश्चित तौर पर आपातकाल के दिनों में मीडिया का गला घोटा गया, सारे न्यूज एजेंसियों को एक किया गया। अखबार उस समय, ये आपका आज का मीडिया तो था नहीं, अखबार थे, टेलीविजन भी नहीं था, तो अखबारों में सरकारी आदमी आके पूरा हमारा हाथ का कंपोज किया हुआ पेज देखता था। उसको समझ में अगर आ गया कि एक खबर भी गलत सरकार के खिलाफ जा रही है, तो वो पूरी पेज की, उसको गेली कहते थे टेक्निकल भाषा में, उसको तोड़ देता था। उसे नए सिरे से करिए आप, या तो या छोड़ दीजिए। तो वो बुरे दिन हमने देखे। लेकिन आज स्थितियां दूसरी हैं। आज हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो कानून की ऐसे कानूनों को बनाकर किए जा रहे हैं जो कानून खास मीडिया के लिए है ही नहीं। आप देखिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है कि अब ये जो न्यूज क्लिक है उसने चीनी फंडिंग 38 करोड़ या जितने भी करोड़ है हासिल कर दी, की होगी, उसमें कोई मैं इसको आशंका की दृष्टि से नहीं देख, की होगी। तो आप उसमें आपने उसमें मुकदमा कायम कर दिया है, आप उस संस्थान के जो कर्ता धर्ता है उनको उठा लीजिए। लेकिन हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, अविसार जैसे लोग, उर्मिलेश जैसे लोग, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी कलम घिस करके घर चलाया हो, उनको परेशान करने की क्या जरूरत है भाई? उनके यहाँ छापा मारने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? हासिल तो आपको, जो हमारे प्रवीर पुरखायस्त हैं, विज्ञान के बड़े अच्छे क्या कहना चाहिए, अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता हैं, खूब किताबें उन्होंने लिखी, आप उन्हें उठा के सीधे जेल डालिए ना, सीधे मुकदमे चलाइए। फिर आप कहेंगे नहीं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे, 2021 में मुकदमा कायम किया और अब जांच पड़ताल की है और हासिल कुछ हो गया है। तो हासिल हो गया है तो भैया आपने उनका फ्लैट अटैच किया था, क्या हुआ? हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करने से आपको परमिशन नहीं दी। तो आज आप फिर वही नए सिरे से पुराने घावों को उघाड़ करके मीडिया को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो मुद्दे हैं वो लगातार आपके हाथों से फिसलते चले जा रहे हैं। आपका G20 का तथाकथित महान सफलता की उपलब्धि देश में नहीं चली। आपने सनातन पर भारी हमले का हौवा खड़ा किया, कोई काम नहीं आया। आपने महिला शक्ति वंदन के लिए कानून बना दिया। अरे विधेयक तो हमेशा आते रहे, ये वंदन वंदन तो पहली शब्दावली आपने लोकतंत्र और संसदीय इतिहास में देखी होगी, वो भी फुस हो गई। तो अब ऐसे में आपको क्या है कि हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड में कहावत है कि कोरी की मार कड़ेरे पर पड़ती है। आप मारना कोरी को चाहते हैं और कड़ेरे की पिटाई धरना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग आतंकित हो जाएं और अपने अपने घर में बैठ जाए। तो न्यूज क्लिक के मामले में मुझे यही लगता है कि ये कोरी की मार है, वो कड़ेरों पर पड़ रही है। अब मैं चूंकि इन शब्दों का इस्तेमाल करने से इसलिए भी डरता कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद आजकल अभी मध्य प्रदेश में कल ही थे,
वो अपने आम सभाओं में, रैलियों में खूब खुल के विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं और लोहार, कुम्हार, बसोड़ और सब सारी जातियों के नाम लेते हैं। पहले जाति सूचक सूचक शब्दों का इस्तेमाल हमारा कोई राष्ट्रीय नेता इस तरीके से करता नहीं था। तो इसलिए मुझे भी ये कहावत याद आ गई कि कोरी की मार कड़ेरे पर पड़ रही है। आप न्यूज क्लिक का कान सीधे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप उसके उसमें काम करने वाले जो हमारे कलमकार साथी है उनको परेशान कर रहे हैं, ताकि दूसरा जो वैकल्पिक मीडिया है देश में, जो इस समय सच के साथ खड़ा है या सच उजागर कर रहा है अपने सीमित साधनों से, उसको आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश नई नहीं है, इसके पहले भी ठीक इसी तरह का, आपको याद, सीना वोरा एक मीडिया संस्थान चलाती थी, उनके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज किया गया था, कुछ नहीं हुआ, चूचू का मुरब्बा निकलता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि लोग आतंकित हो और आतंकित होकर के सरकार का विरोध करना, मुखालफत करना छोड़ दें। तो मुझे लगता है ये न्यूज क्लिक का मामला भी बहुत दिन नहीं चलेगा और आप देखेंगे कि जीत मीडिया की ही होगी, आप सबकी होगी, हम सबकी होगी। अब मैं राकेश जी, मैं आपसे एक इस मुद्दे पर आगे जो बात करना चाहता हूँ, राकेश अचल जी, देखिए ये हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात हमको एक्चुअली पहले भी करनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है, क्योंकि आंचलिक पत्रकारिता करने वाले इस देश के सैकड़ों पत्रकार जो है इसका इस तरह के साजिश का कहे तो साजिश, या तो इस तरह के व्यवहार का, बर्ताव का शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं, उस पर भी हम, मैं और राजेश जी बात कर सकते हैं, जब मौका आएगा हम करेंगे। तो ये तो आंचलिक पत्रकार जो है, जो प्रदेश स्तर पर रह के काम करते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं जो इससे पहले इस तरह से इनको घेर लिया गया हो। राकेश जी, देखिए स्थिति ये है कि इस पूरे संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की या न्यूज क्लिक की नहीं है। ये लड़ाई सत्ता प्रतिष्ठान और उस आश्रम व्यवस्था की है जिसमें हम और आप जैसे लोग काम करते हैं। हम लोग सत्ता के कभी दलाल हो नहीं सकते, हम सत्ता के प्रवाचक हो नहीं सकते। हम आश्रम से आए हैं और आश्रम में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग रहते हैं। हमारे पास करोड़ों का निवेश करने आश्रम में कोई नहीं आता। निवेश करेगा आदमी वहां जहां उसको मिलता है, जहां उसको शक्ति दिखाई देती है। और मैं इस बात में भी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर न्यूज क्लिक के लिए या न्यूज क्लिक जैसी तमाम संस्थाओं के लिए विदेशों से निवेश होता है तो आपने कानून में व्यवस्था की है। आपने कहा है कि 26% आप निवेश कर सकते हैं, टीवी चैनलों में आप 49% कर सकते हैं। तो अगर आ गया है पैसा तो आपको तकलीफ क्यों, पेट में दर्द क्यों है? ये दर्द सिर्फ इसीलिए है, जैसा कि राजेश भाई ने कहा, कि हमारी जो आश्रम व्यवस्था की जो आवाज है अब सत्ता प्रतिष्ठान के कानों में खटकने लगी है और इतनी बुरी तरह से खटकने लगी है कि उनकी रातों की नींद हराम होगी। आप देखेंगे न्यूज क्लिक जब बना तो उसने एक ही बात कही थी, मुझे जहां तक याद है, कि इस देश में जो अब गोदी मीडिया हो गया है, उस मीडिया के मुकाबले हम जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो अगर किसी खबर पर खर्च करते हैं तो हमारे कुल खर्चे का वो 6 या 7% से ज्यादा नहीं होता। और जब 6 और 7% खर्च हम करते हैं तो हमें 38 करोड़ 40 करोड़ की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण व्यक्तिगत है लेकिन नहीं कहना चाहिए। मैं रोज अपने लेख बेचता हूँ, 1 रुपया रोज पर। मेरे पाठकों की संख्या जो सीधे व्हाट्सएप से या मेल से मुझसे लेख मांगते हैं, पढ़ते हैं, 1 रुपया देते हैं। और 1 रुपया वो इकट्ठा भी देते हैं, 30 रुपये महीने भी देते हैं, 2 साल का भी देते हैं। मुझे विदेशी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मैं जो माल बेच रहा हूँ, माल ही कहेंगे, अब तो खबर भी माल हो गई है। मेरे माल में अगर कुछ है तो लोग खरीदेंगे, 1 रुपए में भी खरीदेंगे और उसको 38 करोड़ रुपए दे के भी खरीदेंगे। तो इस पूरे मामले में मुझे राजनीति इसलिए नजर आती है। मैं नहीं मानता कि राजनीतिक, कल तक नहीं मान रहा था कि राजनीतिक मामला होगा, क्योंकि ठीक है ईडी जैसे काम करती है पूरा देश जानता है। ईडी ने मुकदमा कायम किया, ईडी ने जांच की, ईडी ने जब्तियां कर ली, ठीक है कर ली। लेकिन राजनीति की वो तब आती है जब हमारे केंद्र का एक मंत्री अनुराग ठाकुर कहता है कि ये सारे घोटाले की गर्भनाल में न्यूज क्लिक भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी दल भी हैं,
अरे भाई, इतना बड़ा घल्लूघारा हो रहा है तो आप सरकार क्यों चला रहे हैं? सरकार छोड़ दीजिए। अगर आप पिछले इतने वर्षों में इस घल्लूघारा को नहीं तोड़ पाए, इस गर्भनाल को नहीं काट पाए, तो आपको सत्ता में बैठने का कोई हक है नहीं। नंबर एक। नंबर दो ये है, आपने आंचलिक पत्रकारों की बात की थी, तो मैं वहीं आता हूँ कि हमारे यहाँ जो चिंगारी निकलती है ना किसी भी घटना को लेकर के, वो आंचलिक पत्रकारों के माध्यम से ही दिल्ली तक पहुंचती है, मुख्य धारा तक पहुंचती है। आप और हम जहां बैठे हैं वहां बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचती है। अगर प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में किसी टेलर की कैंची से गर्दन काटने की घटना की सूचना मिलती है तो एक आंचलिक पत्रकार देता है। अगर मध्य प्रदेश में किसी महाकाल के शहर में किसी एक छोटी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की सूचना मिलती है तो आंचलिक पत्रकार देता है। तो ये क्या है? वो आश्रम का प्रतिनिधि है और वो सत्ता प्रतिष्ठान को लगातार आगाह कर रहा है। जब आश्रम मजबूत हो जाए, मैं बार बार कहता हूँ कि इस समय ये भले ही अमृत काल है, भले ही हम दुष्स्वप्न देख रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से, लेकिन इस समय प्रेस के लिए ये सबसे अच्छा स्वर्ण काल है, क्योंकि वो सबको आंखें खोलने का काम कर रही है। ये काम आपातकाल में भी लोगों ने नहीं किया। मैंने देखा था लोग छिप छिप करके, जब अखबार नहीं छाप पाते थे तो हाथ के लिखे पर्चे बांटते थे, अपने पाठकों तक 2000 तक नहीं पहुंचते थे तो 200 तक पहुंचते थे। तब साइक्लो स्टाइल होता था, फोटोकॉपी का भी जन्म नहीं हुआ था। काम सब अपना अपना कर रहे थे और आज ये काम बहुत आसानी से, बहुत कम लागत में हो पाता है। इससे सरकार डरी हुई है। उसे लगता है 38 करोड़ में तो जाने ये क्या कर देगा न्यूज क्लिक। जिन लोगों पे, हम जैसे लोगों पे एक एक रुपया करके अगर इकट्ठा होके हम अपने प्रदेश में सरकारों को जगाए रख सकते हैं, तो 38 करोड़ अगर इसकी जेब में है तो भगवान जाने क्या होगा। मैं कहता हूं कि हमें कानून में भरोसा करना चाहिए। ये जो अपना दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी सीडी, जिसका भी वो करते रहे, अंततो गत्वा विजय आश्रम व्यवस्था की होगी। देश का आंचलिक पत्रकार जीतेगा, सूबों की राजधानी में बैठा पत्रकार जीतेगा और सोशल मीडिया का पत्रकार जीतेगा, जिसके की लागत सबसे कम है। सबसे कम लागत में सत्य परोसने वाले कभी नहीं हारेंगे। आप आश्वस्त रहिए मयूर।